क्या शुरू से ही चाहते थे कि आप राजनीति में आए या एक्सीडेंटली राजनीति में आना हुआ? मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी माफियाओं का भी साथ लेती है चुनाव जीतने में? क्यों हमारा जान जोखिम में डालना चाहते हैं? आप लोगों ने माफियाओं के जो बीज थे वो बोए, फिर पानी से सींचा। और जितने उत्तर प्रदेश के माफियाज थे उस सबको एमएलसी का टिकट दे करके विधायक बनाने का काम यदि किसी ने उस समय किया तो मतलब सांसद वीरेंद्र सिंह जी को भी डर लगता है। किसी का दिमाग कब फिर जाए। आपने कहा कि भाई कुंभ में नहाने से ठंडी लग जाएगी, तो ये वहाँ पर तोड़ मरोड़ के भेजा गया। या ये आप पलट गए? अच्छा, आप लोगों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था 2024 के चुनाव के कैंपेन में कि योगी जी को चुनाव के बाद हटा देंगे। प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री उनको हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुषमा स्वराज को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा। यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उन्हीं के दांव से उन्हीं को चित किया हमारे मुख्यमंत्री जी। अवधेश प्रसाद जी को संसद में अखिलेश जी आजकल बहुत भाव दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक परिवार ऐसा उत्तर प्रदेश में है जिनके परिवार के बच्चों में जिनके परिवार इस तरीके का संस्कार हो। तो आज की डेट में मुलायम सिंह से बड़े नेता अखिलेश यादव जी बन गए हैं। उसी मुकाम पर आगे बढ़ते बढ़ते 2027 में सरकार बनाएंगे और 2029 में देश की सरकार बनाएंगे। तो आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में डिम्पल यादव की भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है? को आगे आना चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं, आधी आबादी है हमारी। कानूनी लड़ाई सिर्फ कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, लेकिन आज विधायक भी जब जेल में जाता है तो उसे खुरपी और हंसिया दे करके गोड़ने के लिए खेत में काम करने के लिए भेज दिया जाता है कि योगी की डर की राजनीति के आगे समाजवादी पार्टी ने अपने घुटने टेक दिए सर। ने तरीका बदल दिया है। 2027 का चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे, इंडी गठबंधन में कांग्रेस साथ रहेगी। उसमें राहुल गांधी को समझने में आपको भी बहुत टाइम लगेगा कि आखिर आप एक व्यक्ति की जो तुलना है भगवान श्री कृष्ण से कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, उनको आप जज नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो अनकट विद अनुराग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वो सांसद हैं जो अपने स्पष्ट विचार, बेबाक अंदाज और ख़ास तौर पर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि जब वो कोई बयान देते हैं, उनकी खास बात यह है कि वो कहते हैं कि मेरे कोई बयान विवादित नहीं होते। विवादित बयान वो होते हैं कि जो व्यक्ति बयान देकर पलट जाए, लेकिन मैं अपने बयान देकर कभी पलटता नहीं, तो मैं विवादित कैसे हो गया। इसके अलावा इनको खासियत है राजनीतिक रणनीति बनाने में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी की, जो कि चंदौली से सांसद हैं। इन्होंने इतना बड़ा काम किया कि 2024 के चुनाव में जो महेंद्र नाथ पांडे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा चेहरा थे और ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, उनको उन्होंने शिकस्त दी थी। और इसी वजह से उनका समाजवादी पार्टी में बहुत कद बढ़ गया और इसी वजह से उनको भारतीय राजनीति में भी बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। तो वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में आपका। धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया है सांसद जी, जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, किसी भी व्यक्तित्व से, पर्सनैलिटी से, तो सबसे पहला मेरा सवाल उससे यही होता है कि आप जिस राजनीति के शिखर में आए या जिस भी कोई फील्ड के व्यक्ति होते हैं, राजनीति में आने का आपका आधार क्या था? क्या शुरू से ही चाहते थे कि आप राजनीति में आए या एक्सीडेंटली राजनीति में आना हुआ आपका? देखिए, मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आया हूँ। मैं एक किसान का बेटा, मध्यम वर्गीय परिवार से आया हूँ और छात्र जीवन में अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की मेरी आदत है और उसी आदत की देन है कि मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ। जी, जो आपने महेंद्र नाथ पांडे जी को चुनाव हराया, बहुत मुश्किल था वो टास्क। क्या आपको लगता है कि वाकई मुश्किल टास्क था, या फिर उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना अब की बार 400 पार का नारा, संविधान खत्म हो जाएगा, या उस वजह से आप जीते, या कोई विशेष रणनीति आपने अपनाई वहां पर? जीत का आधार क्या था आपका? देखिए, मैंने किसी व्यक्ति को नहीं हराया, मैंने उन ताकतों को हराया जो सामंतवादी प्रवृत्ति के थे।
आप जाकर के पता करेंगे कि जब मैं चुनाव में आया तो अकेला और समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ मैदान में कूदा। लेकिन अगर दूसरा पक्ष देखेंगे तो जितने भी बनारस आसपास के बाहुबली थे, जितने बाहुबली माफिया नेता थे, वो सब महेंद्रनाथ पांडे के पक्ष में खड़े थे। वहाँ के सभी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष जो राजपूत बिरादरी के थे, हमारी ही बिरादरी के थे, दो दो तीन तीन ऐसे विधायक जो कई कई बार से विधायक हुए, एमएलसी हैं, और देश में अपराध जगत में उन लोगों का नंबर 1 या नंबर 2 पे नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके पक्ष में खड़े थे। मैं एक साधारण व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता, अपने समाजवादी साथियों के साथ मिलकर के इस सामंतवादी जो विचारधारा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई छेड़े, और उसी की देन है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किया, वो पीडीए का नारा दिया, जिसमें वो तमाम पिछड़े समाज के लोग, तमाम दलित, तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिनको आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद अभी तक उनके बच्चों को अधिकार नहीं मिल पाया था, उनको जो है न्याय नहीं मिल पाया था, उनके हक हकूक़ की लड़ाई में उनका स्थान निर्धारित नहीं था, जो इस नारे के साथ उनको जोड़ करके प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास हुआ, ये उसकी देन थी कि उन सबों ने मिल करके उन सामंतवादी सोच विचारधारा को हराया है। मैं किसी व्यक्ति को नहीं हराया, व्यक्ति मेरे सामने कुछ नहीं। आपने बहुत बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। चलिए, सामंतवाद का आरोप आपने लगाया, वो आपकी राजनीतिक लड़ाई है, बयानबाजी देने से ना मैं आपको रोक सकता और ना आप रुकेंगे। लेकिन आपने कहा कि बहुत बड़े कोई माफिया थे। क्या भारतीय जनता पार्टी माफियाओं का भी साथ लेती है चुनाव जीतने में? ये तो आप नई बात बता रहे हैं आज। माफियाओं का अगर राजनीति में प्रवेश किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में मैं भी विधायक था, और जितने उत्तर प्रदेश के माफियाज थे उस सबको एमएलसी का टिकट दे करके विधायक बनाने का काम यदि किसी ने उस समय किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज वही परंपरा चली आ रही है, और उसी का अनुसरण कुछ लोग 10-20%, 50% अन्य दलों ने भी किया है। लेकिन अगर जनक के रूप में देखा जाए तो माफियाओं को प्रवेश करने का जो जनक, जो आधार बनाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन वो लोग थे माफिया जिनको अब एमएलसी बनाया? क्यों हमारा जान जोखिम में डालना चाहते हैं? आप उठा करके देख लीजिए कि चाहे कानपुर के अजीत सिंह हो, चाहे गोरखपुर के हो, चाहे वो बलिया के हो, चाहे बनारस के हो, चाहे वो इलाहाबाद के हो, चाहे मिर्जापुर के हो, आप किसी जिले का जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं जिसमें प्रधान और बीडीसी के सदस्य वोट करते हैं, आप उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए तो कौन जो है कि ऐसा व्यक्ति है जो समाज सेवा के साथ जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर धाराएं नहीं हैं, तो आपको खुद सूची समझ में आ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सांसद जी सपा बसपा के ऊपर आरोप लगाती है कि आप लोगों ने माफियाओं के जो बीज थे वो बोए, फिर पानी से सींचा। जैसे अतीक अहमद की बात करें, मुख्तार अंसारी की बात करें, ये जब उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की सरकारें थी तभी इन लोगों का साम्राज्य फला फूला, और आप अलग ही कुछ बता रहे हैं कि भाई। मैं आपको बता दूं इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। यदि आप खंगालेंगे तो उसके जड़ में आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कारण ही इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि आप एक किसान के बेटे थे, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, परिवार का कोई बैकग्राउंड नहीं था राजनीति में आने का, लेकिन आप राजनीति में आ गए। तो एक किसान के बेटे की निगाह किस नेता के ऊपर, किस नेता की निगाह किसान बेटे के ऊपर गई?
कि वो राजनीति में आ गया? देखिए, मैं हमेशा से संविधान के अंदर निहित सामाजिक समरसता, गैर बराबरी को खत्म करना, अभिव्यक्ति का अधिकार, सभी धर्मों को सम्मान देने का, ये जो 3-4 पॉइंट उसमें निहित है, जो संविधान की हमारी आत्मा है, उसके सबसे नजदीक अगर कोई दल था तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके वो समाजवादी थी और कांग्रेस थी। और हमने हमारी शुरुआत कांग्रेस से हुई, लेकिन मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फासिस्टवादी ताकतों और उस तरीके की विचारधाराओं के साथ जुड़ी है जिसको मैं कतई पसंद नहीं करता। इसलिए वहाँ मेरा कभी इस तरीके का मैंने सदस्यता वहाँ नहीं लिया, न जाने का प्रयास किया। अच्छा वीरेंद्र जी, वैसे ये बात सभी जानते हैं, हम लोग मूवीज भी देखते हैं, अखबारों में हमने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी कि जो राजनीति है, बड़े बड़े राजनेता अपराधियों की सहायता लेते हैं राजनीति में। कई फिल्में आपने भी देखी होंगी राजनीति के ऊपर। तो क्या वाकई जो एक रुपहले पर्दे पर दिखाया जाता है कि बड़े बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री, माफियाओं के साथ उनका गठजोड़ होता है, आखिर माफियाओं की जरूरत राजनीति में क्यों पड़ती है? उसका क्या रीजन है? देखिए, जब जनता का विश्वास राजनीतिक दल खो देता है तो उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, और सहारा वो होता है जिसके पास बल हो। कमजोर से तो कोई सहायता लेता नहीं। तो जिसके पास बल और ताकत, शक्ति हो, लोग उसी का सहायता लेते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं उसमें यह बात आती है कि जब विचारधाराएं कमजोर होती है, दल कमजोर होता है, तो वो दल ऐसी शक्तियों का उपयोग करती है जो कभी भी लोकतंत्र में ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी ताकतवर पार्टी है, मोदी, योगी जैसे उनके पास नेता हैं, तो उन्हें माफियाओं की जरूरत क्यों पड़ी? माफिया हटा दीजिए तो उसके पास बचा क्या है? हाँ। भारतीय जनता पार्टी के पास बचा क्या है? क्या मुझे आप केवल उत्तर प्रदेश के माफियाओं के बारे में बात कर रहे हैं? पूरे देश में अब भाजपा का माफिया नेटवर्क है। मैं देश का सांसद हूँ, हाँ। तो आप कोई भी ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश भी ले सकते हैं और देश भी ले सकते हैं। हाँ। तो क्या आप मुझे 5 ऐसे बड़े माफियाओं के नाम बता सकते हैं कि मैंने फिर कहा मुझे कोई सुरक्षा नहीं मिली है और ये सरकार ने मुझे सुरक्षा नहीं दी है। वही मेरी मुझसे हारे हुए व्यक्ति को जेट की सुरक्षा है, वाई की सुरक्षा है। हाँ। मैं जीता हुआ प्रतिनिधि हूँ, मुझे एक सिपाही मिला है, तो क्या चाहते हैं? मतलब सांसद वीरेंद्र सिंह जी को भी डर लगता है? क्यों नहीं डर लगेगा? आपके जिस तो तरीके आपके का बारे में समाज तो है, बड़ा सुना, बड़े निडर हैं आप। निडर है बड़ा इसीलिए खुलकर तो बोलते आपके हैं। सामने बैठे हैं। हाँ। लेकिन जब आप किसी का नाम लेके इंगित करेंगे, व्यक्तिगत रूप से किसी को आप बयान देंगे, तो किसी का दिमाग कब फिर जाए। हाँ। और आज के देखते हैं, आज के समय में कोई इसकी निश्चिंतता नहीं है। तो इसलिए आप खुद समझदार हैं, आपको मालूम है, आप पत्रकार हैं, कि मेरी बात में कितना दम है, कितनी सच्चाई है और कितनी वास्तविकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भाई माफिया का राज खत्म हो गया है, बुलडोजर जहां जाता माफिया अपने घर में दुबक जाते हैं, और आप कह रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश में डर लगता है? एक पक्षीय बात वो कहते हैं और एक पक्षीय माफियाओं के ऊपर दमनकारी दृष्टि उनका रहा है। अगर माफिया खत्म हो जाते तो आए दिन मर्डर, आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार, आए दिन लूट, तमाम ऐसी घटनाओं जिले में हो रही हैं जिसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रहे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं जिसको संज्ञान उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं ले रही है। भाई, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी पीठ अपने से थपथपाना तो थपथपाइए। आपकी सरकार है, आपकी मीडिया है, आपके लोग हैं, आप थपथपाइए। सब तो ताली बजाने के लिए है ही है। क्या आपने कभी मुख्यमंत्री से मिलकर ये बताया कि भी आपकी जान को खतरा हम है, मिले आपको ही सुरक्षा नहीं, चाहिए? हम मिले ही नहीं।
तो कैसे पता चलेगा मुख्यमंत्री को आपकी जान को खतरा है? ये आपको मेरी सुरक्षा का? ड्यूटी है सदन के अंदर बोलने की, हाँ, और मैं सदन के अंदर बोलता हूँ इस बात को। मेरी ड्यूटी यह नहीं है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जा करके किसी को बताऊं। अभी भी आपकी जान को खतरा है लेकिन? नहीं, जान को खतरा मेरा क्या है? मैं कोई माफिया थोड़ी हूं कि कोई मुझसे जो है नाराज है या मेरी जान का दुश्मन तो है। माफिया माफिया से डर क्यों अगर लगता है? मैं उसका नाम लेकर के यदि हाँ, कोई चीज इंगित करूं तो उसे हो सकता है, क्योंकि माफिया कई तरीके के होते हैं। कोई उकसाने वाला होता है, कोई उकसा दिया, कोई बात कर दिया, तो ये सब बातें। मतलब वैसे वो माफिया आपको बेवजह तंग नहीं करता, अगर आप नाम लेंगे तभी दिक्कत होगी आप? मैं, उनका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। हाँ, मैं किसी के रास्ते में जाता नहीं, वो मेरे रास्ते में आते नहीं। वैसे जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं सांसद जी, एक फिल्म भी बनी थी वो उसको लेके, देखी थी आपने, रफ्तांचल? नहीं, मैं नहीं देखा नहीं देखी? ना। उस फिल्म में बड़ा हीरो के रूप में दिखाया गया उस माफिया को। अरे भाई, आपका पैसा है, आपका पर्दा है, कुछ तो दिखा दीजिए, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? कि भाई मजबूरी में वो अब माफिया वो, बना। हाँ, वो अगर वो यहाँ दिल्ली में आई होती तो हो सकता है टैक्स फ्री भी हो गई होती। दिल्ली में टैक्स की फ्री क्यों होगी? अरे तो क्यों नहीं, अभी तो हुई है ना। कर्ना राउत की एक फिल्म आई थी, हाँ, जिसमें पूरा एक दल के लोग गए देखने, टैक्स फ्री कर दिए। हाँ। तो वो भी हो सकता है पसंद आ जाए, टैक्स फ्री हो जाती। नहीं, वो एक्चुअली ओटीटी पे आई थी मूवी, वो अब वो सिनेमा पर कहाँ नहीं आई, थी। मुझे, मैंने देखा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा, पूरे देश ने देखी मूवी, वो बड़ा लोग उसको बार बार देखते हैं। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने को अभिव्यक्त करता है। जी। हर माफिया अपने को रॉबिन हुड ही बताता है। तो आपका मतलब है कि वो मूवी उसी माफिया ने पैसा दे के बनवा ली अपने ऊपर? हम देखे ही नहीं तो हम क्या टिप्पणी करें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो मैं जब तक देखी नहीं। मैं बिल्कुल एक मेरी बात का विश्वास कर, मैं नहीं, जिम्मेदार नहीं, व्यक्ति हूँ। आप विश्वास कह रहे हैं, तो जब तक मैं कोई चीज देखूं नहीं तो उस पर मैं टिप्पणी क्या करूं? आप तो समझदार व्यक्ति जी, हैं। जी। जब कोई कहानी मैंने पढ़ी नहीं तो उसकी आलोचना कैसे करी? तो देखेंगे उस फिल्म को आज मेरे सवाल कहने ही के नहीं बाद? पैदा होता, मेरे काम की ही नहीं है। फिल्म क्यों नहीं देखेंगे आप? मैं फिल्म देखता ही नहीं। नहीं, आपको पता रहना चाहिए कि भैया मान लीजिए जिस माफिया से आपको डर लगता है, अगर नहीं, कुछ कहने हमको में, किसी तो माफिया उसको से लेके अगर कोई नहीं, मूवी बनाई गई आप है, मेरी बात को, ये आपकी राजनीतिक उसके लिए भी जरूरी है ना? आप मेरी बात को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता। जाको राखे साइया मार सके ना को, मैं इस विचारधारा से जो है वो पूरा जो है भरा हूँ, तो मुझे किसी से डर नहीं लगता। लेकिन मैं एक आपके सवाल के जवाब में मैंने कहा कि मैं अगर किसी को इंगित करके लो तो हो सकता है उसको बुरा लग जाए कि मेरा ही नाम क्यों लिए। हाँ, मैं इसीलिए तो सांसद जी आपसे कह रहा हूँ कि भाई जैसे आपने कहा कि आपने किसी व्यक्ति का नाम, माफिया का नाम ले दिया, तो उस फिल्म में यही दिखाया गया है कि वो माफिया नहीं है, माफिया बना दिया गया। बड़ा अच्छा चरित्र बताया गया। अगर आप भी देखेंगे तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कौन सी फिल्म थी, क्या था, कौन माफिया है? मैं आप ही नाम बता दीजिए कौन माफिया बना था। फिर आपको नाम लेने में डर नहीं लगेगा? नहीं तो आप बता दीजिए, आपने देखा है फिल्म, तो कौन माफिया था? आप वैसे ब्रजेश सिंह की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ब्रजेश की बात नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। अच्छा चलिए सांसद जी, ये तो माफिया की बात हुई। अब महाकुंभ चल रहा है, पूरे देश विदेश के लोग महाकुंभ में आकर अपना पाप धो रहे हैं पूरा और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। लेकिन आपका एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। आपने कहा कि भाई कुंभ में नहाने से ठंडी लग जाएगी, तो इसलिए आप तो नहाने नहीं गए। देखिए, आपकी दो बातें पर मुझे आपत्ति है जी। कि जो कुंभ में जा रहा है वो अपना पाप धो रहा है, इस पर मुझे आपत्ति है। वो पुण्य कमाने जा रहा है, ये जो आपने कहा कि पाप धोने जा रहा है, इस पर मुझे आपत्ति है। तो जो गया पुण्य कमाने के कई रास्ते हैं। गरीब की सेवा करना भी एक पुण्य कमाना है, गरीब के दुख में काम खड़े होना वो भी जो है वो पुण्य का काम है। तो पुण्य कमाने के लिए कई रास्ते हैं, उसमें एक रास्ता कुंभ नहा करके अपने श्रद्धा के अनुसार, वेद के अनुसार पुण्य की प्राप्ति करना।
वो हमेशा जो मैंने जाना है कि बुजुर्ग और जो है ऐसे लोग जो एक अवस्था प्राप्त कर चुके हैं वो जाते थे और जा कर के गंगा में डुबकी लगाते थे और दान दक्षिणा देते थे, ईश्वर की प्रार्थना करते थे और फिर घर आते थे। तो दो होता, एक तो देशाटन हो जाता था, लोग एक दूसरे से मिल लेते थे, और दूसरा वो एक अपने धर्म के अनुसार जो धर्म की मान्यताएं हैं, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जो हमारे महापंडितों ने जो निर्धारित की तिथि, उस तिथि पर स्नान करके पुण्य के भागीदार होते हैं। अब जो गया है वो पाप धोने गया है, इसका मतलब पूरा देश पापी है। मैं इस बात पर आपत्ति, देखिए ये मेरे विचार नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जितने भी हमारे नहीं, जो आपने गुरु महाराज होते हैं या जितने शंकराचार्य होते हैं, वो बयान देते हैं कि भाई अगर आप जिस दिन आप गंगा जी में डुबकी लगाएंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, पुण्य अब अर्जित करके ले वो जाएंगे। देखिए उनका कहना लाजमी मैं तो है, साधु वो महात्माओं की अपना बात कह बता रहा हूँ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनको अधिकार है। तो उन्हीं की बात का कोट करते हुए मैंने आपसे ये सवाल नहीं, पूछा। तो वो उनका मामला है, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनका अधिकार है। मतलब इस बात का आप दावा करते हैं कि जो लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, पुण्य नहीं, जरूर अर्जित कर सकते हैं आप। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, वो पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। अच्छा, पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं, मानते हैं? हाँ, मानते हैं। ठीक है। तो आपका एक बयान भी था कि भाई ठंडी ही लग जाएगी इसलिए आप नहाने नहीं गए। निश्चित रूप से जिस समय पुण्य ये कुंभ लगा था, कुंभ की तिथियां आई थी, एक तो इतनी भीड़ थी कि उसमें हम पैदल चलने की स्थिति में नहीं थे कि हम 5-7 किलोमीटर पैदल जा करके हम गंगा जी में स्नान करें। प्रोटोकॉल में लेना नहीं चाहता था, क्योंकि आम आदमी उससे प्रभावित होता और आम आदमी को दिक्कत होती। ठीक है जी। जब मैंने तय किया कि मैं हर कुंभ में गया हूँ, हर कुंभ में जाकर के स्नान करता हूँ, परिवार के साथ जाकर करता हूँ, लेकिन थोड़ी भीड़ कम होगी तो परिवार के साथ जाऊंगा, स्नान करूंगा, पूजा अर्चना करूंगा, जो भी दान दक्षिणा देना होगा वो दे करके, जैसे हमारे रीति रिवाज है हमारे धर्म के अनुसार, उसका पालन करते हुए मैं काम करूंगा। लेकिन आज की स्थिति में इतनी गैदरिंग है, इतनी भीड़ है, अब उस भीड़ में हम गाड़ी लेकर के जाएं तो ये मैं उचित नहीं समझा, इसलिए अभी तक मैं कुंभ स्नान करने करीब नहीं 36 दिन हो चुके हैं कुंभ को स्टार्ट हुए, और मुझे याद है कि जब कुंभ का पहला स्नान था तो बहुत ठंडी थी, और आज जो मेरे पास आंकड़ा है करीब 56 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। हो सकता है मेरा आंकड़ा थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन कहीं से खबर नहीं आई सांसद जी मेरे पास कि किसी व्यक्ति को ठंडी लगी या कोई ठंड से मर गया। कोई आंकड़ा है आपके पास ऐसा? देखिए, आप तो मौत के भी आंकड़े नहीं दे पाए, कितने गायब हो गए उसके आंकड़े हैं आपके पास? कितने लोग स्टेशन पे है ना, मारे गए? सरकार ने दिए वो करीब सरकार 30 लोग मारे गए और सरकार 126 लोग घायल थे। वो गायब कितने हुए जो अपने परिवार से नहीं मिल पाए? गायब की कोई आंकड़ा ही नहीं आया। तब फिर तो जो आंकड़े दे रही है सरकार, वो आंकड़े आप बता रहे हो कि 52 करोड़ या 56 करोड़ लोग जाके स्नान किए। बहुत अच्छी बात है, जाकर के स्नान किए होंगे, लेकिन मुझे 140 करोड़ की संख्या जो हम लोगों को बताई गई है ऑफिशियली कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़, 20% लोग आकलन करते हैं कि मुस्लिम है, जिसको आप लोगों ने रोक दिया। तो 140 का 20% मतलब 28 करोड़। 28 करोड़ तो गए नहीं, 140 में से 28 घटा दीजिए तो 110-12 करोड़ बचे। 110-12 करोड़ में 56 करोड़ आपने नहवा दिया, आपने नहवा दिया। तो क्या आप कल्पना कीजिए कि 56 करोड़ लोगों को कितने स्क्वायर फीट एरिया में आपने नहलाने का काम किया, तो वहाँ की व्यवस्था और दुर्व्यवस्था क्या होगी। जबकि 56
110 करोड़ लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, तो यदि शहर में निकल आइए तो मुंडी ही मुंडी दिखाई देती है। तो एक छोटे से स्थान पर प्रयागराज में आप कितने करोड़ लोगों को जहाँ खड़े होने की जगह नहीं बची है, तो कैसे कल्पना कर सकते हैं। बहरहाल मैं उनके आंकड़े को मानता हूँ, और हम लोगों का, जैसे कि आप लोग या मीडिया में या सरकार हमको विलेन के रूप में दिखा देती है, लेकिन वो नहीं चाहती, वो नहीं समझती इस बात को कि हम भी जो है कि धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, जनता के कष्ट से हमें भी पीड़ा होती है। ये मेरा रचनात्मक सुझाव होता है, चाहे हम दे, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दे, चाहे कोई विपक्ष का नेता दे। वो सुझाव देता है जो उसको दिखता है, वो बयान के जरिए देता है कि भाई जब इतने लोगों को आप व्यवस्था नहीं दे सकते, तो इतने दूर दूर से आप इनवाइट करके बुलाने की क्या आवश्यकता थी। आए हैं, उसमें कौन लोग मरे हैं? कोई अमीर मरा है क्या? सब वही गरीब मरे हैं, किसान के बेटे मरे हैं, किसान मरा है, जो है रोज कमाता खाता है वो मरा है। तो पीड़ा नहीं होगी किसी भी व्यक्ति को, जो राजनीति में हो या न हो, अगर इस तरीके की दुर्व्यवस्था देखेगा तो उसके अंदर पीड़ा होगी। और कोई जिम्मेदार पद पे हो तो निश्चित रूप से एक सुझाव प्रशासन शासन को देना चाहेगा कि अब भी समय है कि यदि आपसे व्यवस्था नहीं संभल रही है तो हम ये नहीं कह रहे हैं किसी दूसरे देश को दे दीजिए, हमारे ही देश की सेना है, हमारे ही लोग हैं, उनका इस्तेमाल करके व्यवस्था को ठीक करिए। इसमें ईगो सामने रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईगो के सामने रखेंगे तो भाई सवाल दूसरा है। तो ईगो को छोड़ करके व्यवस्था को ठीक करने के लिए, आप लोगों की रक्षा के लिए आप सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सब आपको सहयोग करेंगे, ये आलोचना नहीं है, एक सुझाव है। और रचनात्मक सुझाव को देश की जो है सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसको मानना चाहिए। सांसद जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मान लीजिए कहीं जाम की स्थिति है तो सरकार उसको मैनेज कर सकती थी, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप इस तरह का बयान देते हैं कि भाई वहाँ पर ठंडी लग जाएगी, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, तो एक सदियों की परंपरा रही है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, जो हिंदू समाज के लोग हैं, जब महीने की पूर्णिमा आती है तो वो हर मौसम में गंगा स्नान करने जाते हैं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो धर्म से जुड़ा है या जिसकी आस्था गंगा जी से है, जब वो आपका बयान सुनेगा कि भाई सांसद जी कह रहे हैं कि भाई ठंड में मत नहाओ, ठंडी लग जाएगी कुंभ में जाके, गंगा जी में जाके, तो वो तो आपको समझेगा ना कि आप हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ जी, आप मेरे बयान को किस तरीके से तोड़ करके दिखा दें। मैंने ये कहा था कि आप वहाँ पर जो सवाल पत्रकार बंधु ने किया था कि आप कुंभ में नहाने जाएंगे, तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इस ठंड में जाकर के वहाँ स्नान करूं। मुझे ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं बाद में परिवार के साथ जाऊंगा। हाँ, लेकिन शारीरिक शब्द हटा दिया गया उसमें। अब वो चीजें अब आप कैसे पेश करते हैं, ये जब मैं बोल रहा हूँ आपके स्टूडियो में, तो ये तो आपके हाथ में चली गई लगाम। अब उसको चाहे दक्षिण घुमाए चाहे उत्तर घुमाए, तो ये वहां पर तोड़ मरोड़ के भेजा गया। मैं तो बताया ना कि हम मतलब मैं ये बात कैसे मान लूं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या आप पलट गए? आप ना पलटे नहीं, आज भी मैं कह रहा हूं हाँ। कि मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं ठंड में जाकर के ठंडी के समय गंगा में डुबकी लगा सकूं। हाँ, थोड़ी गर्मी हो जाएगी तो हम जरूर जाकर के नहाएंगे, और नहाए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं नहाए हैं। हमारे बगल में गंगा जी हैं, पश्चिम वाहिनी का मेला लगता है, वहाँ नहाते हैं। हमारा दशाश्वमेध घाट है, वहाँ नहाते हैं। तो जब शरीर हमको साथ देगा, जब शरीर हमारे अलाउ करेगा, डॉक्टर मुझे कहेगा कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हम गंगा को माँ मानते हैं,
वहाँ मैं नहाऊंगा। अच्छा, अखिलेश जी ने एक बात और कही है कि जिस तरह से भीड़ लगातार आ रही है और भी ज़्यादा लोग अब वहाँ पे आने को आतुर हैं, तो सरकार को चाहिए कि जो कुंभ का समय है केवल 26 फरवरी नियत ना करें, उससे आगे की डेट बढ़ा दें, ताकि लोगों में एक पैनिक ना क्रिएट हो कि भाई डेट खत्म होने वाली है, हम स्नान से वंचित रह जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि योगी सरकार को थोड़ा कुंभ की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए? अब मैं यही अपने पुराने प्रश्न पे आता हूँ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रचनात्मक सुझाव है या फिर कमेंट है? तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सुझाव दिया है, ये वाकई जब कह देंगे कल तक मेला खत्म हो जाएगा, तो हर वो श्रद्धालु जो अभी तक कुंभ में स्नान नहीं कर पाया है, वो इस अवसर को नहीं गंवाना चाहेगा और वो भाग करके कुंभ जाने का प्रयास करेगा। आप जाइए बनारस, 30-30 घंटा से लोग जाम में फंसे हैं, 30-30, 40-40 किलोमीटर अराउंड प्रयागराज बसें खड़ी हैं, जाम एकदम चारों तरफ लगा हुआ है। आप देख रहे हैं न आने जाने के लिए ट्रेनें हैं। हमारे अश्विनी वैष्णव जी दुनिया भर के पता नहीं मीडिया और कहाँ बोल दिए कि इतने हजार स्पेशल ट्रेनें हम चला रहे हैं। कहाँ गई उनकी स्पेशल ट्रेनें? कहाँ गई उनकी जो है व्यवस्था? कैसे कैसे लोग जा रहे हैं? तो ये सरकार केवल आंकड़े गिनाती है अपने तरीके से और आंकड़े में उलझा करके देश को गुमराह करना चाहती है। जो सही काम जनहित के होने चाहिए वो नहीं करती है, तो वही चाहती है। तो इसलिए आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बातों को रचनात्मक सुझाव के रूप में सोचिए। और मैं भी समर्थन करता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है कि कुंभ के में जो स्नान का जो दिन है थोड़ा सा और बढ़ा दें, जिससे लोग आराम से जा करके। अच्छा, लालू जी ने कुंभ को लेकर एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि बेकार की चीज़ है महाकुंभ। लालू जी बड़े नेता हैं, वो टिप्पणी नहीं कर सकते। योगी जी का एक बयान आया है, योगी जी ने कहा है कि आप लोग सनातन के विरोधी हैं और आप लोगों के जो अपने घरों के बच्चे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं, वो विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन आम जनता के बच्चों को आप मुल्ला मौलवी बनाना चाहते हैं। ये कैसा बयान है? अब गणना करा लीजिए कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे विदेश पढ़े हैं और यहाँ पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में किन किन नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। ये तो केवल उन्माद फैलाने की बातें हैं, एक हेडलाइन छपने की बात है। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम प्रतिदिन हेडलाइन का है कि उनको अखबार के पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों की आदत पड़ गई है और वही पढ़ते हैं। वो चाहते हैं कि रोज़ एक हेडलाइन जो है उनके नाम की या उनके बयान की जो है कि अखबार के पन्नों पर, और आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ की आदत पड़ गई है। वो कहीं न कहीं एडिक्ट लोग हो चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के, तो इसलिए कोई न कोई ऐसा बयान दे देंगे कि जिससे आपको मजबूरन ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना पड़े। और जब तक तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखेंगे तब तक ये ऐसे ही अन्य बन्य बात कहते रहेंगे। एक कठमुल्ला का बयान उन्होंने दिया है कि आप लोग कठमुल्ला प्रवृत्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या है कठमुल्ला शब्द? अब ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से समझिए कि मुल्ला और कठमुल्ला क्या शब्द है, वो वही उसको डिफाइन कर आप नहीं कर सकते हैं। पाएंगे। हम समझते ही नहीं कि मुल्ला और कठमुल्ला क्या शब्द जो उन्होंने कहा है, उन व्याख्या वही देंगे कि किस नाते कहा। आप तो सांसद जी पूर्वांचल के रहने वाले हैं और पूर्वांचल में जो भोजपुरी भाषा है वो काफ़ी लोकप्रिय है और वहाँ के लोगों का सम्मान भी है। और योगी जी कहते हैं कि आप लोगों को भोजपुरी से दिक्कत है, अवधी से दिक्कत है, आप लोग सिर्फ उर्दू को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिक्कत नहीं है, हाँ, वो कह करके उसका लीड लेना चाहते हैं। हाँ, उनके घोषणा के 3-4 दिन पहले सदन में मैं, रमाशंकर राजभर जो पूर्वांचल से आते हैं सांसद जी, सत्तन पाड़े जी जो बलिया से सांसद हैं, और 2-1 और सांसद हमारे साथी सदन में उठ करके जब हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी ने
22 भाषाओं में अनुवाद करने की बात सदन के अंदर कही, तो हम लोगों ने मांग की कि जब 22 भाषाओं का क्षेत्रीय आप कर रहे हैं तो व्हाई नॉट भोजपुरी? भोजपुरी को क्यों नहीं? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भोजपुरी विरोधी है, वो बेइज्जती कर रही है हमारी। यह बात हम लोगों ने सदन के अंदर उठाई, लेकिन आप जानते हैं सदन की कि जब हम कोई ठोस बात उठाना चाहेंगे तो हम कैमरा हमारी तरफ आएगा नहीं, माइक बंद कर दिए जाएंगे। तो हो सकता है ये सूचना गई हो हमारे मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो कोई वहाँ न उठा दे, इसलिए वो इसका लीड लेने के लिए जो है विधानसभा में उन्होंने बात कह दी। मैं उनका स्वागत करता हूँ, चाहे जैसे ही उन्होंने भोजपुरी को एक उचित स्थान दिया है, और उनके इस कार्य की सराहना भी करता हूँ, उसकी कार्य को स्वागत भी करता हूँ। जी, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्हीं की बिरादरी से भी आते हैं आप, और क्या आपको लगता है कि उनका कार्यकाल कैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है? क्योंकि जहाँ तक हमारी बात है, जैसे हम लोग किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ योगी के नाम की बड़ी चर्चा रहती है कि भाई योगी का बड़ा जलवा, डंका बज रहा है, और हर चुनाव में योगी उनको अपने प्रचार के लिए चाहिए, बीजेपी नेताओं को। लेकिन मैं सांसद वीरेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं कि वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? एक होता है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव। योगी जी के कार्यकाल को डिस्ट्रक्टिव कार्यकाल के रूप में जाना जाएगा। 10 काम नहीं बता सकते कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित में यही 10 काम अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में, लगभग 7 वर्ष हो गए, इन्होंने ये काम किए हैं। आप समाजवादी का पूछेंगे तो मैं 1-2 दर्जन काम बता दूंगा जो समाजवादी पार्टी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जनता के सामने प्रस्तुत किया था। जो भी आज काम दिख रहा है वो सब समाजवादी की देन है। लेकिन सांसद जी देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में जहाँ तक थोड़ा सा मैं भी जानता हूँ, तो यहाँ हर आदमी को लगता है कि यहाँ से दंगा तो ख़त्म हो गया है, माफिया का राज खत्म हो गया है, और योगी की यही ब्रांडिंग है। देखिए बिल्कुल, मैं दिल से आपको बता रहा हूँ, कहीं भी आप किसी गली मोहल्ले में जाइए तो हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे योगी जी की तारीफ करता है। तो आपको क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं लगता? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की परिभाषा है, लॉ एंड ऑर्डर के कई आयाम हैं। जैसे डर की राजनीति, एक होती है डर की राजनीति, एक होती है अभय की राजनीति। ये डरा के राजनीति करना चाहते हैं। ये डरा तो माफियाओं को रहे हैं, कोई आम आदमी को तो नहीं डरा रहे हैं। अब वो आप उसको विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि किसके घर गिराए जा रहे हैं, किसके मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, किसके मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, किसके जो है वो जो है कि माफिया भूमाफिया और दुनिया भर के आरोप लगा करके किसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप खोजेंगे तो खुद पता चल जाएगा, और आप पत्रकार हैं, आपको सब मालूम है। वीरेंद्र जी, लेकिन आप तो डर की राजनीति कभी भी सफल नहीं रही है, और एक सीमा तक लोग डर की राजनीति को पसंद करते हैं, लेकिन डर की राजनीति से न देश और न ही प्रदेश। अच्छा, योगी जी की डर की राजनीति से सांसद जी कौन कौन डरता है? क्या विपक्ष भी डरता है या भाजपा के लोग भी डरते हैं? चलो खुल के बताइए जरा। उसमें खुल के बताने की क्या बात है? डर की राजनीति से तो आप भी डरते हैं। मैं तो खैर राजनीति करता ही नहीं। नहीं डरते, लेकिन है ना, एक लाइन आप बोल दीजिए, कोई पत्रकार हो, मैं व्यक्तिगत आपको नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, आपका मतलब। हाँ, कोई भी पत्रकार। हाँ, पत्रकारों को गाली सुनते देखा है किसी मुख्यमंत्री से? देखा है कभी? हम तो नहीं सुने हैं। अब उसको भी आप न दिखाएं। अखिलेश जी के वैसे तो बहुत बयान है, नहीं पत्रकारों पे गर्म हो गए थे। नहीं, गर्म होना वो पूर्व मुख्यमंत्री और गाली देना, दोनों में अंतर है। तो
छोड़िए इस बात को, ये बहुत बहस का मुद्दा आगे है। हाँ। और लेकिन ये है कि राजनीति हमेशा रचनात्मक राजनीति को याद किया जाता है, ये विध्वंसात्मक राजनीति को कभी याद नहीं किया मैंने जाता। आपसे सीधा सा सवाल ये पूछा था। चलिए मान लिए पत्रकार तो सभी से डरते हैं, आपसे भी डरते हैं, भाजपा से भी डर मैं जाएंगे, हमसे तो कौन कोई बात डरेगा? नहीं। तो मुझे बस ये बताइए आप सांसद जी, क्या विपक्ष के लोग भी डरते हैं योगी की डर की राजनीति से, या भाजपा के लोग भी डरते हैं? भाई पूरा जनमानस, हाँ। उसमें पत्रकार भी, राजनीतिक भी, उसमें अधिकारी भी, कर्मचारी भी, उसमें किसान भी, उसमें गरीब भी, अमीर भी, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी, सब डरते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था 2024 के चुनाव के कैंपेन में कि योगी जी को चुनाव के बाद हटा देंगे। तो आप लोग इस तरह के बयान क्यों करते हैं कि कभी, क्योंकि योगी जी को तो कभी ऊपर से कोई किसी तरह की दिक्कत थी नहीं, और देखिए लगातार प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उनके नाम को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिला ही नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए जिस तरह से योगी जी ने माफियाओं को भगा दिया, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। देखिए, जब आपको याद होगा कि गुरु के दांव से ही चेला ने गुरु पर लगा दिया। आपको याद होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी। और उनको हटाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुषमा स्वराज को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था, और लगभग एक तय हो गया था और रिपोर्ट भी आ गई थी। लेकिन उसी बीच में उन्होंने ऐसा हिंदुत्व कार्ड खेला गोधरा कि भारतीय जनता पार्टी को के नेतृत्व को हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें हटा दें वहाँ से। गुरु को हटा दे। हम्म। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए चेला ने भी वही दांव लगा दिया कि यहाँ ऐसा माहौल क्रिएट किया कि गुरु की हिम्मत नहीं पड़ी कि चेला को छू सके। तो उन्हीं के दांव से उन्हीं को चित किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। वैसे कौन सा ऐसा यहाँ पे माहौल बनाया, थोड़ा मैं समझना चाहूंगा, मैं क्योंकि मुझे ऐसा सांसद जी माहौल दिखा नहीं। और देखिए स्पष्ट बात करिए, आप स्पष्ट बात करने के आदी हैं आप, मुझे समझाइए क्या माहौल बनाया योगी जी ने अरे ऐसा? क्यों नहीं किया? आपने देखा कि किस तरीके से बाई इलेक्शन लड़ा, हाँ। उसमें तंत्र का कितना बड़ा उपयोग किया। आपने देखा संभल का किस तरीके से उपयोग किया, संभल में किस तरीके का वहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा कोर्ट को। नहीं, मेरे पास तो ये खबरें हैं कि वहाँ पर जो आज आपका जो मूल वोट बैंक था, मतलब समाजवादी पार्टी का मुस्लिम, उसकी भी अंतरात्मा की आवाज़ उन्होंने सुनी, उन्होंने भाजपा को वोट दिया। ये सब नैरेटिव बनाने का खेल है, वो आप लोग करते हो। नहीं, मैंने मैंने आपका मतलब मैंने कह रहा हूँ कि मतलब जैसे पत्रकार मान लोग करते लीजिए हैं। जो कुंदर की थी, जो संभल की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक था। अगर वहाँ पर मुस्लिमों ने तो क्यों नहीं भाजपा को वोट नहीं दिया, क्यों नहीं जांच करा ली थी? जो है ये इलेक्शन कमीशन, हम लोगों ने तो दिया है, हम लोगों ने तो तमाम चीजें दिया है, बंदूक भी चलाते हुए देखा है, लोगों को रोकते हुए देखा है, सारी स्थितियां परिस्थितियां का भी। यहाँ अवधेश प्रसाद जी के जो मिल्कीपुर का था, वहाँ पे एक एक आदमी 10-10 वोट देते हुए बयान दे रहा है। उनका जो प्रिसाइडिंग अफसर है कि मैंने 20 वोट डाल दिया, उसका जो है वो ऑडियो टेप है, तो कहीं नहीं जांच करा देती? तो कहीं जांच हो रही है कि जांच कहाँ किसी से को होगी? पता चले? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन को तो आप सफेद कपड़ा पहना ही रहे हैं। वो तो है ही है, जब इसीलिए पहनाना पड़ा ना कि जब कोई सुनगुनाहट ही नहीं है, न कोई बोल रहा है, न डोल रहा है, न कोई हंस रहा है, न कोई हाँ कह रहा है, न नहीं कह रहा है, न मुंडी हिला रहा है, तो हम लोग तो समझ गए कि मर गया। खैर सांसद जी, आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका ये कहना है कि 2024 का जो बदला था वो योगी जी ने सूद समेत आपसे वापस ले लिया। खैर, आपने बात की अवधेश प्रसाद जी की। अवधेश प्रसाद जी को संसद में अखिलेश जी आजकल बहुत भाव दे रहे हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि 2027 में कहीं अवधेश जी को उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे तो नहीं बैठाएंगे देखिए, अखिलेश जी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
उस परिवार से आते हैं कि जिनके संस्कारों की बात हम लोग अपने घरों में जाकर के भाइयों से बताते थे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक परिवार ऐसा उत्तर प्रदेश में है जिनके परिवार के बच्चों में, जिनके परिवार में इस तरीके का संस्कार हो कि आप उनसे बड़े हैं या उनके यहाँ चले जाइए तो जो मान सम्मान वो देने का जो तरीका है वो किसी अन्य राजनीतिक दल के परिवार में नहीं है। तो जो आप देखते हैं कि हाथ पकड़ के ले जाते हैं तो बुजुर्ग हैं और 8 बार के एमएलए हैं, सांसद बने हैं और उनका स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो सीढ़ी अपने से बिना सहारे के उतर सके। तो ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये समझ लीजिए कि आदर देने का, किसी को बड़े को सम्मान देने का, ये उनकी सभ्यता है, संस्कृति है। वीरेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं राजनीति को समझता हूँ, राजनीति में कोई भी कुछ होता है, किसी भी तरह की जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उस बॉडी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं मैसेजिंग देने की कोशिश होती है। तो मेरा सवाल वही था कि कहीं अखिलेश जी एक मैसेज देने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि 2027 में मैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति बहुत करते हैं, पिछड़ों की राजनीति बहुत करते हैं, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टी, खासतौर पर मायावती जी की बात करूं तो वही एक दलित फेस के रूप में आती थी। क्या समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में किसी और गैर यादव पिछड़े को या दलित को मुख्यमंत्री के रूप में आगे कर सकती है? जिस दिन हमारे दलित और कमजोर समाज के लोगों को ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के पीछे क्या है और वो जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म पीडीए के साथ जुड़ जाएंगे, उसी दिन से इन फासिस्टवादी ताकतों का पराभव शुरू हो जाएगा। अभी कुछ प्रतिशत तक हम लोग समझाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि उनका मान सम्मान, स्वाभिमान, उनका अधिकार और आज़ादी के बाद से आज तक जो उनके बच्चों को उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी, वो हिस्सेदारी और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का जो भरोसा हम लोग दे रहे हैं, वो भरोसा जिस दिन उनके अंदर कायम हो जाएगा, उस दिन से इस फासिस्टवादी ताकतों को उत्तर प्रदेश की धरती पर जगह नहीं मिलेगा। तो आप जान लीजिए कि आने वाला 2027 ये समाजवादी पार्टी का है और पीडीए उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी। जैसा आपने पीडीए के बारे में बताया, पीडीए का एक तरह से जादू चल गया, एक पीडीए कार्ड खेला। मेरा सवाल वही है कि क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, गैर यादव या दलित फेस अगर मुख्यमंत्री के लिए आप आगे करते हैं तो एक बड़ा चमत्कार उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? देखिए, ये सारी चीजें राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ऊपर है कि किसको फेस बनाते हैं, किसको नहीं। हमारा नेता सर्वसम्मति से अगर कोई है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव है। वो किसी को टोपी पहना दे, किसी को बैठा दे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि, मतलब ऐसा भी अखिलेश जी कर सकते हैं। अब वो करे ना करे ये उनका है, लेकिन हमारे नेता अगर कोई रहेगा तो केवल एक आदमी रहेगा, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। लेकिन जिस तरह का उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण है, वीरेंद्र जी आप भी मेरी बात अच्छी तरह से समझेंगे कि आप लोग कहीं ना कहीं ट्रैप में आ जाते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश को एक धर्म की प्रयोगशाला के रूप में पेश करती है और आप लोग कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि आप हिंदू विरोधी, आपकी छवि सामने आ जाती है और अच्छा जीता हुआ चुनाव आप हार जाते हैं। देखिए, ये तोड़ मड़ोड़ के पेश करने वाली बात है जी। और जब एक तरफ संविधान होता है,
और दूसरी तरफ धर्म होता है, तो हम सबसे पहले संविधान को माथे लगाते हैं कि देश का बहुसंख्यक, जिसमें दलित, पिछड़ा, गरीब और तमाम जिसकी आबादी 85% से अधिक है, उसके कल्याण की बात है। और धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्व रखता है। तो दोनों में से एक को अगर किसी को चयन करना पड़ता है तो हम संविधान को माथे लगाते हैं। अब उसको आप तोड़ करके मुझे धर्म के विरुद्ध बताएं तो ये आपकी कलाकारी है, लेकिन हमारा जो सीधा सीधा मानना है कि यह देश में अगर कोई दलित, पिछड़ा और कमजोर वर्ग को न्याय दे सकता है तो हमारा संविधान दे सकता है। हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो इस संविधान को बदलने की फिराक में है, जो चाहती है कि वो मनुवाद को ले आए जो है संविधान में, वो कतई आने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए जितना संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। सांसद जी, मैं 2014 के चुनाव पर जाऊंगा। सबसे कम सीटें समाजवादी पार्टी ने उस समय जीती। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2014 के बाद 2017 का चुनाव आया, बहुत कम सीटें आपकी विधायकों की रह गई। इतनी कम सीटें कि मुलायम सिंह जी के टाइम में भी इतनी कम सीटें आपकी नहीं आई थी। फिर 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में एक उत्तर प्रदेश में कॉकटेल गठबंधन हुआ। कहा जा रहा था कि भाई जो बसपा और सपा का गठबंधन है, अब इसका कोई तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। उसमें भी समाजवादी पार्टी वो उतनी जीत हासिल नहीं कर पाई। 2022 में आप लोगों ने अच्छा चुनाव लड़ा। ऐसी कहानियां भी आ रही थी कि भी चुनाव जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश का, उसमें भी आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन 2024 का वो चुनाव जिसमें अखिलेश यादव जी ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया और 37 सीटें लोकसभा की जीती, जो शायद मुलायम सिंह जी के समय में भी कभी जीती नहीं गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर आप कंपैरिजन करें तो आज की डेट में मुलायम सिंह से बड़े नेता अखिलेश यादव जी बन गए हैं। क्या विचार है आपका इसमें? देखिए, मुलायम सिंह जी हमारे संस्थापक थे और उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। वो उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हमारे नेता अखिलेश जी आगे बढ़ रहे हैं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनके बताए हुए रास्ते, उनके दिखाए गए तरीके, जो सिखाई गई बातों पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आप देखते रहिए, उसी मुकाम पर आगे बढ़ते बढ़ते 2027 में सरकार बनाएंगे और 2029 में देश की सरकार बनाएंगे। ये आप मेरी इस वाणी को याद रखिएगा। वीरेंद्र जी, मैं संसद में देखता हूं कि डिम्पल यादव जी जो सांसद है, अखिलेश जी की धर्मपत्नी भी हैं, वो आजकल बहुत एक्टिव हैं और बहुत संजीदा और गंभीर बयान दे रही हैं। तो आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में डिम्पल यादव की भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है? क्योंकि अखिलेश यादव जी उनको मिसेज भरोसेमंद भी कहते हैं। देखिए, वो पढ़ी लिखी महिला है, सांस्कारिक महिला है, गंभीर महिला है और दूसरे के तरीके से उच्छृंखल महिला नहीं है। मैंने जितना नज़दीक से उनको देखा है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री का बहू रही हो और मुलायम सिंह जी की बहू रही हो, वो इतना गंभीर और इतना जो है धीरपूर्ण महिला बहुत कम हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। वो पढ़ी लिखी हैं, यहाँ तक कि सैनिक स्कूल से पढ़ी हैं, उनके पिताजी सैनिक पृष्ठभूमि से थे। इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद कभी उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार में कभी जो है कि हल्कापन नहीं आया। तो उनको आगे आना चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं कि आधी आबादी है हमारी, आधी आबादी को नेतृत्व करने वाली है, उनको आगे बढ़ कर के जो है आधी आबादी जो हमारी कहीं न कहीं से बहुत आगे नहीं आ पा रही है, समाजवादी पार्टी में अभी बहुत कमी है, उनको आगे आकर के उनको जो है कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग मांग भी करते हैं कि वो आगे बढ़ कर के जब वो नेतृत्व करेंगी तो निश्चित रूप से
जो है कि समाजवादी को और ताकत मिलेगी। वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि डिम्पल यादव जी भी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं? बता तो दिया हाँ। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हैं, नेता भी हमारे एक हैं, और डिम्पल जी को बना देंगे, स्वागत के योग्य होगा। लेकिन क्षमतावान है हम डिम्पल हम एक एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हृदय को जी। अगर चीर के देखें, डिम्पल जी को क्षमतावान मानते हैं आप? क्षमता मानते हैं कि उनकी कार्यशैली को जो हमने देखा है, इसलिए उनकी गंभीरता, उनकी कार्यशैली, उनकी बोलने के अंदाज, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो इस लायक है कि वो डिजर्व कर रही हैं। लेकिन हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और एक एक समाजवादी पार्टी का सीना चीर के देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चेहरा दिखाई देगा। इसके अलावा समाजवादी को कुछ दिखाई नहीं देगा। अब तो इसलिए किसी और की बात करना बेईमानी है। अब तो देश में महिलाओं का 33% कोटा भी अब की बात हो चुकी है, बिल भी पास हो चुका है, आगे आने वाले दिनों में महिलाओं को कोटा ही मिलेगा। तो अब डिम्पल जी की क्या भूमिका आपको देखते हैं मैं समाजवादी तो पार्टी कह में रहा हूँ, कि महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जाए? अरे जो चयन प्रक्रिया है टिकट की, उसमें आप कैसे हमारी शामिल बात किया कर जाए? रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके आगे आने चाहिए, और जहां हम थोड़ा बहुत कमजोर हैं, उस कमजोरी की भरपाई वही कर सकती है। वो आगे बढ़ करके महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और जो थोड़ा बहुत हम समाजवादी में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कमजोरी दिख रही है, उस कमजोरी को दूर करें। तो वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि उनको आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा? नहीं, आगे आने कौन रोक रहा है उनको? नहीं, आप ही ने कहा ना कि उनको मौका दिया जाना चाहिए। नहीं, तो इसका मतलब मौका नहीं दिया जा रहा है? फिर आप मेरी बात को घुमा नहीं, के तोड़ घुमाने रहे हैं। घुमाने ना, बिल्कुल मैं स्पष्ट आपसे पूछ रहा कह रहा हूं कि वो इस तरीके को डिजर्व करती है। हूं। हाँ, ये उनका अपना फैसला होना चाहिए। हाँ। हम तो चाहेंगे ही, हम तो चाहेंगे कि आगे बढ़ करके वो उस कमी को पूरा करें, लेकिन ये फैसला उनका होगा। मैं उनको आदेश या बाध्य नहीं उनसे कर सकते आप। करने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर मन में हमारी बात पूछेंगे तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, और आगे थोड़ा बहुत कर भी रही हैं, लेकिन खुल करके उनको आगे आना चाहिए। और बाकी तो निर्णय तो उनका अपना है स्वयं का कि वो क्या करती है। और जैसे कि आपने कहा कि जो थोड़ी बहुत कमी है, अगर डिम्पल जी को आगे किया जाता है तो वो कमी पूरी हो जाएगी। जरूर और जरूर। एक महिला है और आकर्षित चेहरा भी है डिम्पल यादव, और अगर उनको मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार आप लोग घोषित करते हैं तो वाकई उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हलचल मच जाएगी। ये मैंने आपको एक शब्द कहा कि हर समाजवादी के चेहरे में, अगर उसके दिल में अगर उसको फाड़ के देखेंगे तो केवल एक ही चेहरा है, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश का। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वोपरि हैं, वो क्या करते हैं निर्णय उनका है। सारे समाजवादी उनके पीछे खड़े हैं। वीरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के सुख दुख के साथ ही कमजोर करने के पीछे भी, मजबूत करने के लिए भी आजम खान का नाम बहुत जाना जाता है। आजकल बड़ी मुश्किल में है, और समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया है। कानूनी लड़ाई सिर्फ कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है। कपिल सिब्बल को से मिलता कौन है, ये बता करके आपको तो कोई बताएगा नहीं। समाजवादी कितना सहयोग कर रही है, और वर्तमान सरकार किस तरीके की सरकार है कि अभी एप्लीकेशन दीजिए, आजम खां से मिलने के लिए मिलने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि विधायकों को नहीं मिलने दिया जाता है। तो सरकार इस तरीके की फील्डिंग करती है कि एक मैसेज जाए कि नहीं, आप उनसे मिलने कोई नहीं जा रहा। अरे वो हमारे नेता थे, नेता हैं, और आगे भी नेता रहेंगे, चाहे उन्हें 7 ताले में आप बंद करो। उनकी विचारधारा समाजवादी है, उनकी सोच समाजवादी है, उनकी जो है उनके रग रग में समाजवाद है। तो इस तरीके की बात करना बेईमानी है उनके लिए। चंद्रशेखर आज़ाद जाकर मिल लेते हैं आजम खान साहब से, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं मिलने दिया जा रहा? नहीं, हमको नहीं, बहुत से लोग गए हैं, विधायक गए हैं, और प्रतिबंध लगा देते हैं कि 2 आदमी से ज़्यादा कोई नहीं मिल सकता, 1 आदमी से ज़्यादा कोई नहीं मिल सकता।
अगर आजम खान के खिलाफ सारे आरोप झूठे हैं और झूठा उनको जेल में बंद कर रखा है, तो समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन क्यों नहीं चलता? ये बताइए कि प्रदर्शन किसी मुद्दे पर हाँ। बर्दाश्त करने की स्थिति में ये सरकार है? ये सरकार किसी भी तरीके का विरोध या प्रदर्शन क्या बर्दाश्त करती है? अरे बर्दाश्त ना करे, आप अपना काम करिए, राजनीति मैं क्यों कर रहे बता हैं? रहा हूं कि वो और तमाम जो है कि धाराएं लगा करके लोगों को जो है जेल में बंद कर देती है। इस तरीके का उत्पीड़न करती है जैसे पहले अंग्रेज भी नहीं करते थे। तो वो चीजों के बावजूद जो है ये जो हमारे नेता हैं वो आजम खां साहब, वो कोई मर्डर तो किए नहीं। मर्डर करने वाले की जमानत हो जा रही है। गंभीर से गंभीर धाराओं में जो लोग वांछित हैं उनकी जो है कि जमानतें हो जा रही है, और छोटी छोटी धाराओं में उनके ऊपर लगा करके, अभियोग लगा करके उनको जेल के अंदर रखा गया है। तो ये सरकार की नियति नहीं दर्शाती है? आप सवाल कभी किए हैं योगी जी से? मैं तो कह रहा हूं कि भाई नहीं, आप पत्रकार हैं, आप योगी जी से सवाल ये किए हैं कि कौन सी ऐसी गंभीर धारा है जिसके कारण जो है आजम खां को इतने सालों से जमानत नहीं मिल रही? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि देखिए, सरकार ने जो किया गलत किया। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकते हैं। कोर्ट कई तो आप ये भी कहिए कि कोर्ट भी सरकार की गुलाम हो गई नहीं है। साहब, कोर्ट किसकी आंखों से देखती है? हाँ। कोर्ट सबूत और जो आपका जो सरकारी वकील होता है, अगर आज तारीख पड़े और आपका सरकारी वकील कह दे कि साहब इस तारीख को हमने ये कागज नहीं लिया है, अगली तारीख दे दीजिए, तो कोर्ट क्या कहेगा कि तारीख मत ले आओ, हम दे देंगे जमानत। वो अगली तारीख डाल देगा। अगली तारीख पर सरकारी वकील पहुंचेगा कि साहब इनको छोड़ देंगे तो हमारा ये जो है जो गवाह है वो जो है कि वो बदल जाएगा। तो देखिए, डिटेन करने के कई तरीके। अगर सरकार के हाथ पांव बड़े लंबे हैं, अगर वो सरकार इस बात पर आ जाती है कि आपको हम जमानत नहीं होने देंगे, तो वो तरह तरह के अभियोग, तरह तरह के, आप जमानत लेकर के अभी जेल से बाहर भी नहीं लगे तब तो कई धाराएं आपको लग करके फिर जेल भेज देगी। तो ये जो एक तरीके से दुर्भावना बस। सांसद जी, मैंने आपकी सारी बात मान ली। आप जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी के बारे में मैं जानता हूं, मुलायम सिंह जी का मैंने कार्यकाल देखा जब विपक्ष में आप लोग रहते थे, और समाजवादी पार्टी के बारे में कहा भी जाता है और सच भी है कि संघर्षों के बाद जन्मी है समाजवादी पार्टी। लेकिन आप लोगों का संघर्ष खत्म हो गया। जैसे कि आपने कहा कि भाई आज की जो सरकार है, संघर्ष आप करते हैं तो समझती नहीं है, जेल में डाल देगी। आपको बताएं जी, हमने वो दिन भी देखे हैं कि हम लोग जेल जाते थे तो हमको ब्रेड मिलता था, सुबह अंडा मिलता था, दूध मिलता था, हमको राजनीतिक रूप से हमको ट्रीट किया जाता था और सभागार में कैद करके रखा जाता था। मैं विधायक और वो नहीं था, लेकिन आज विधायक भी जब जेल में जाता है तो उसे खुरपी और हंसिया दे करके गोड़ने के लिए, खेत में काम करने के लिए भेज दिया जाता है कि काम न करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ये कौन सी जो है कि उस समय आप राजनीतिक संघर्ष करते थे, वो तो अभी भी जाएंगे। वो राजनीतिक कैदी हुआ करते थे। लेकिन अगर कोई विधायक क्राइम करके पहुंच रहा है, नहीं, क्राइम तो नहीं, जेल में क्या लगता है कि अरे क्या बात आप कर रहे हैं? मैं अगर किसी जनहित में किसी मुद्दे पर यदि कोई कार्यकर्ता जो है कि संघर्ष करता है, उसको 151 में भी अगर जेल के अंदर डाल दिया तो अगर उसकी एक दिन जमानत नहीं तो दूसरे दिन वो उसको खुरपी और हंसिया पकड़ा दिया जाता है। आपने कहा विधायक अगर जेल चला जाता विधायक को भी का विधायक संघर्ष करेगा तो नहीं जाएगा जेल? तो कोई विधायक गया आपका जेल? ऐसा अरे कई जेल गए, तो खुरपी थमा दी उनके और क्या।
मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं। अच्छा, ये मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से प्रताड़ित करते हैं कि लोग टूट जाए। जो आपने कहा ना, ये सरकार डर की राजनीति करती है, डराती है। तो यानी कि सरकार अपने एजेंडे में कामयाब हो रही है। आप लोग भाई संघर्ष की वजह से आप आप लोग, जिसके हाथ में सत्ता रहती है, तो जब तक सत्ता है तब तक वो मतलब जो ये है, मान लिया जाए आपके अनुसार योगी की डर की राजनीति के आगे समाजवादी पार्टी ने अपने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर सवाल दिया। ही नहीं पैदा होता। हमने तरीका बदल दिया है। हाँ, हमने तरीका बदल दिया है कि हम डायरेक्ट मुठभेड़ न करके हम तरीके से काम करेंगे और आपको पटकनी देंगे, जैसे 2024 में दिया था। हाँ। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डिप्टी स्पीकर पद की। अगर विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलता है तो अपने पास रखेंगे या कांग्रेस को देंगे? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा है। सांसद वीरेंद्र सिंह की क्या राय है? मैं तो बस दल से बंधा हुआ हूँ ना। अच्छा, मेरी राय अपनी व्यक्तिगत राय नहीं है, वो पार्टी की जो राय होगी वो मेरी राय है। अच्छा, योगी जी की जो डर की राजनीति है उसका डर तो मुझे सांसद जी आपके चेहरे पर दिख रहा है, और आपने कहा भी तरीका बदला है। भाई डरना चाहिए, आपको भी डरना चाहिए। लेकिन आपको भी डरना चाहिए, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा, क्या नाम है वो, 25 तारीख आ रहा है ना, विज्ञापन। विज्ञापन नहीं मिलेगा। दूसरा डरना आपको भी चाहिए। दूसरा सांसद जी, मेरा एक सवाल ये भी था आपसे कि क्या कांग्रेस से भी डर लगता है आपको? ईमानदारी से बताइए। क्यों कांग्रेस से डर लगेगा? नहीं लगता? कांग्रेस भी उसी विचारधारा से है जिसे समाजवादी की विचारधारा है। अच्छा, नहीं वो मैं, संविधान को मानने वाली है, हम भी आप संविधान को देखिए मानने वाले केजरीवाल जी कांग्रेस से डरे नहीं तो उनकी सरकार चली गई। हैं। देखिए केजरीवाल जी बड़े नेता हैं, हाँ, उनका एक अपना आधार है, अपने तरीके से वो राजनीति करते हैं। हम उस पर क्या टिप्पणी क्योंकि करें? कांग्रेस हम ने ये दिखा दिया है कि मैं फायदा किसी का करूँ ना करूँ लेकिन नुकसान जरूर कर दूंगी। नहीं, वो तो सब लोग कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये निगेटिव राजनीति हुई है, कोई पॉजिटिव राजनीति तो है नहीं। लेकिन जहाँ तक मुझे है कि कोई भी चुनाव हो, कोई भी बात हो, उस पर बैठ कर बात कर लेनी चाहिए। और इस पे कांग्रेस पार्टी चूंकि सबसे बड़ी दल है, उसको आगे बढ़ कर के दल के नेताओं को बैठा करके चर्चा करके किसी मुद्दे पे जाना चाहिए। मेरी ये व्यक्तिगत राय है। 2027 का चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे, इंडी गठबंधन में कांग्रेस साथ रहेगी, उसमें आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्योंकि आप कहेंगे अखिलेश जी इसमें साथ रहेंगे। अभी तक तो हम लोग हैं, हाँ, इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। अब आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उन दोनों की बात है, हम तो यही आशा करें। राहुल गांधी को अग्रिम पंक्ति में रख के आपको क्या लगता है कि भाई आपको फायदा होगा इंडी गठबंधन को? राहुल गांधी को समझने में आपको भी बहुत टाइम लगेगा, हाँ, इसलिए कि आपको चश्मा बदलना पड़ेगा नहीं मेरा नंबर तो सही है ना। राहुल गांधी को समझने के लिए आपको चश्मा बदलना सांसद पड़ेगा। जी देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है, देखिए राजनीति में राहुल जी मेरे विरोधी नहीं है। राहुल जी को मैं व्यक्तिगत पसंद करता हूँ। अखिलेश जी को मैं पिछले 14 साल से जानता हूँ और मैं भी उनकी कार्यशैली को पसंद करता हूँ। लेकिन सवाल ये है लोकतंत्र में कि जब आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में आप जीत नहीं पाते, आप सरकार की एक चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी राजनीति कमज़ोर है। दिल्ली में अगर कांग्रेस 0 पर है तो मैं क्यों समझूं राहुल गांधी को? देखिए, आपको वहां से शुरू करना चाहिए, जैसे बीच में आपने शुरू किया 2014 से 12 से अखिलेश जी के बारे में। तो आप 80 से क्यों नहीं कहते हैं कि दो भी नहीं थे भारतीय जनता पार्टी? 84 में कितने थे, कितनी संख्या थी? तो ये संख्या कोई मायने नहीं रखता है। आप किस तरीके से जनहित में संघर्ष करते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं, ये जनता है। कब कोई चीज जनता के दिमाग में क्लिक कर जाए और आपको अर्श से जो है पर बैठा दे। देखिए बहन जी, राजनीति में अगर आपकी पार्टी की टॉप लीडरशिप पूरी पार्टी को कंट्रोल नहीं कर पाती, आपके कब्जे में पार्टी नहीं रहेगी, तो आपका नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी, तो वो पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं कांग्रेस के बारे में जानता हूँ बहुत सारे, जो चाहे हरियाणा की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो। मैं आपको एक लाइन में जवाब दूं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, चाहे पार्टी हो, जी जब मुखिया कमजोर होता है जी, तो सारे लोग
उसको सलाह देने के लिए आ जाते हैं। जी। और जब मजबूत होता है ना, तो गलत राय दे तब भी वो किसी को आपत्ति नहीं होती है। आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा कि मोदी जी जो कह दे वही सही। तो ये समय समय की बात है। इस यही संघर्ष है, और संघर्ष कांग्रेस पार्टी देख रही है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी और माननीय अखिलेश जी ये 21वीं सदी के नेता है, यंग नेता है। इनकी सोच जो पुराने नेता हैं उनसे कई फुट ऊपर है, काम करने के तरीके कई फुट ऊपर है। अगर किसी दिन इनके हाथों में नेतृत्व आ गया तो आप देखिएगा कि किस तरीके से सोच होती है और किस तरीके से देश प्रगति के रास्ते आगे बढ़ता है। वीरेंद्र जी, आज आप राहुल गांधी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे मुलायम सिंह यादव की वो बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि सब पर भरोसा करना लेकिन कांग्रेस पर भरोसा ना करना। देखिए, वो हमारे नेता राहुल जो है मुलायम सिंह जी थे। मैं कभी कांग्रेस में भी था, तो मैं नमक जिसका खाता हूं उसका विरोध मैं नहीं करता कि कल अच्छा था तो आज बहुत खराब है। ये मेरे स्वभाव में है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं तारीफ कर रहा हूं। लेकिन जहां तक नेता मुलायम सिंह यादव का सवाल है, तो उनके जैसा नेता मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। आपको एक घटना बता दूं कि मैं राज्य मंत्री था संस्कृति विभाग का, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी थे। सैफई महोत्सव शुरू होने वाला था, मैं संस्कृत मंत्री भी था, और मुझे अपने साथ ले गए वहाँ पे शुरुआत करने के लिए। और आपको आश्चर्य होगा कि मुझे मुख्य अतिथि बनाया, अपने अध्यक्षता की, और उद्घाटन का फीता मुझसे कटवाया, जबकि उनके अंडर का एक तुच्छ मंत्री, वो भी कैबिनेट नहीं। इतना सम्मान कौन देगा, इतना बड़कपन कौन देगा? 10 बार पूछे होंगे कि खाना खाए, कहाँ रुके हो, कैसे रुको, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। ये सभ्यता, ये संस्कृति, ये व्यवहार हमको लगता है देश के किसी नेता में नहीं है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आपने मुलायम सिंह जी की बड़प्पन की ये सच की दास्तां बताई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अखिलेश जी या डिम्पल जी का कोई ऐसा किस्सा बताएं कि इतना प्रोटोकॉल होते हुए भी वो जब कभी भी आपके साथ सहज नजर आए, या किसी और कार्यकर्ता के साथ की ऐसी कोई घटना जिसमें उनकी सहजता दिखी। आप कभी भी मौका लगे तो टाइम मांग करके उनके आवास पे चले जाइए मिलने के लिए, और तब यह शब्द आप बात कीजिए कि मुलायम सिंह की संस्कृति और उनका जो व्यवहार है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। देखिए, बाप की संपत्ति सबको ट्रांसफर होती है, विरासत सबको ट्रांसफर होती है, ये मुझे मालूम है, लेकिन जो संस्कृति सभ्यता है वो ट्रांसफर हो जाए दूसरी पीढ़ी में तो पीढ़ी कामयाब हो जाती है। लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि पैसा तो लोगों का ट्रांसफर हो गया, संपत्ति तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन आचरण संस्कार जो है कि ट्रांसफर नहीं हुआ है, और वो परिवार बर्बाद हो गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नेताजी की संस्कृति सभ्यता सब कुछ के साथ साथ ये ट्रांसफर हुआ है। और जब आप उनसे मिलेंगे, वो आपको बाहर तक आएंगे छोड़ने के लिए, और आपको एहसास नहीं होने देंगे कि आप जो है कि किसी प्रकार का आपको दिक्कत है, या मैं जब जाता हूँ तो मैं छोटा सा कार्य करता हूँ उनके सामने, एहसास नहीं होने देंगे, और बाहर तक आके गाड़ी तक छोड़ते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी रखती है। तो हम लोग तो एक बार नहीं दर्जनों बार उनसे मिले हैं, और एक बार आप 3 महीने पर भी मिल लीजिए तो सारे पीछे की गिला शिकवा आपकी दूर हो जाएगी। ये इतना आकर्षण व्यक्तित्व है, इतना जो है कि उनके व्यवहार में सरलता है और आकर्षण है
कि आप जो है कि बहुत सी चीज़ें लेके जाएंगे कि ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, ऐसे करेंगे, ये विचार करेंगे, लेकिन उनके आभा मंडल के सामने आप सब भूल जाएंगे, सब खाली उनकी बात सुनेंगे और हंसते मुस्कुराते आप बाहर निकलेंगे। चलो वीरेंद्र जी, एक छोटी सी बात उदित राज के ऊपर कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मायावती जी का गला घोटा जाए। राजनीति में इस तरह के बयानबाजी कितनी घातक है, कितना स्तर गिर गया राजनीति का? देखिए, उनका बयान तो मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो ये बात, उसका जवाब वही दे सकते हैं। उसके बाद जो आकाश आनंद है, मायावती जी के बेटे, भतीजे माफ कीजिएगा, तो उन्होंने उनको नीच कह दिया। अब बता दो, जो बयान मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, तो उस पर हम टिप्पणी क्या कर सकते। अच्छा वीरेंद्र जी, मायावती जी उत्तर प्रदेश में अपनी जो ज़मीन है, अपना आधार खोती जा रही हैं, इसका क्या रीज़न मानते हैं आप? कहीं वो फ्रंट पर नहीं दिखती, कोई लीड लेती नज़र नहीं आती, तो क्या उन्होंने नैतिक तौर पर अपनी हार स्वीकार कर ली है? देखिए, बहन जी बड़ी नेता है दलित समाज की, और उनका काम करने का, उनका अपनी राजनीति और दलित समाज के उत्थान के बारे में सोचने का अपने तरीके का नजरिया है। वो अपने नजरिए से सही हो सकती है, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्लेटफॉर्म बनाया है पीडीए का, और ये पूरा देश ने देखा है कि जब फासिस्टवादी ताकतें अपने चरम पर थी, तो यही दलित और पिछड़ा समाज जब एक हुआ तो उनको सत्ता के नज़दीक नहीं आने दिया 93 में। तो अगर इस फार्मूले को अगर बहन जी समझ जाएंगी और दलित समाज के लोग समझ जाएंगे कि हित कहाँ है, तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का पराभव शुरू हो जाएगा। और इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए प्लेटफॉर्म बनाया है कि जिन समाज के कमज़ोर तबकों को न्याय नहीं मिल पाया है, उनका अधिकार नहीं मिल पाया है, वो हमारे पीडीए के साथ जुड़े, हम उनको न्याय, अधिकार और उनकी भागीदारी हम सुनिश्चित कराएंगे। वीरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे शो के अंत में। मुझे याद है एक बार आपने कहा था कि अखिलेश यादव जी और श्री कृष्ण के बारे में आपने बताया था कि वो उन्हीं का रूप है, इसका क्या आधार है? देखिए, किसी विषय के संदर्भ में मैंने कहा होंगे, जो कृष्ण के 16 कलाओं के माहिर थे, से राम एक कला के माहिर थे, तो इसे कृष्ण जी 16 कलाओं के माहिर थे। उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हैं, उनको आप जज नहीं कर सकते। वो हर कला में माहिर हैं, तो जो हर कला में माहिर हो उसका स्वरूप तो कृष्ण का ही स्वरूप होगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था सांसद जी कि ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा जब भी आपसे मिलने का मौका मिलेगा, कि आखिर आप एक व्यक्ति की जो तुलना है भगवान श्री कृष्ण से कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि अखिलेश जी 16 कलाओं के मालिक हैं, और इस वजह से आपने उनकी तारीफ की और उनसे उनका आपने एक तरह से भगवान श्री कृष्ण से उनकी तुलना आपने की। हाँ, कि उनकी आभा उस है। हाँ, लेकिन वाकई आपसे बात करके ऐसा लगा कि आप वाकई निडर हैं और थोड़ा सा हालांकि डरते हैं, और डरना भी चाहिए, साथ डरना भी चाहिए। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, स्वीकार किया आपने कैमरे के सामने, वरना तो बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई मैं डरता नहीं किसी से, और पीछे उनकी पैंट गीली होती रहती है। लेकिन कम से कम स्वीकार करते हैं आप हर चीज़ को, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद के लिए। धन्यवाद भाई।